वैसे तो रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल ही नीचे आ रही है, लेकिन डीएचए की मार्केट में रेट्स इतने तेज़ी से नीचे क्यों आ रहे हैं? इसको देखने के लिए हमें डीएचए की मार्केट को थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा कि ये मार्केट थोड़ी सी कन्फाइंड है, थोड़ी सी आइसोलेटेड है बाकी एरियाज से। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें ज़्यादातर काम इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो रहा होता है। कम लोग होते हैं जो इसमें घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कर रहे होते हैं प्लॉट्स में। तो आपने देखा होगा कि जिस वक्त इन्वेस्टर मार्केट में मौजूद होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो उस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट, स्पेशली डीएचई की मार्केट, एकदम से उसमें बूम आता है और वो बूम कन्फाइंड होता है बाकी एरियाज़ के निस्बत। यहाँ बहुत तेज़ी से बूम आता है, प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं। और जबकि बाकी एरियाज़ जो सैचुरेटेड एरियाज़ हैं, जैसे अगर डीएचए लाहौर की बात करें तो इसका कंपैरिजन हम लाहौर के दूसरे एरियाज़ से करें, जैसे मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है और पॉश एरियाज़ हैं, जौहर टाउन है। ये एरियाज़ जो हैं वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं। किसी वक्त इनमें भी स्टेगनेंसी आती है जब बिल्कुल भी मार्केट में बायर नहीं मौजूद होता, लेकिन फिर वहीं से ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी कम होती है और दूसरा जो बायर होता है वो सेगमेंट अलहदा है। वहाँ का जो बायर है वो घर बनाने के लिए या इस पे इन केस ऑफ कमर्शियल प्लॉट वो कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मली बाय करते हैं। और जबकि डीएचए में इतनी मैसिव अवेलेबिलिटी है और जो लोग बाय कर रहे होते हैं उनका ज़्यादातर माइंड जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है। अक्सर इसमें ओवरसीज़ बायर इसको बड़ा पसंद करता है ड्यू टू द रीज़न कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लोगों की नज़र में बिल्कुल आया है। तो लोग ज़्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से बाइंग करते हैं और एक मैसिव अवेलेबिलिटी होती है। एक फ़ेज़ के अंदर आपको हज़ारों कनाल की जगह जो है वो अवेलेबल होती है। जैसे एक फ़ेज़ ले लें, फ़ेज़ 9 प्रिज्म ही ले लें, दैट इज़ स्प्रेडेड ओवर मोर देन 41,000 कनाल्स। तो और एरियाज़ हैं वो भी बड़े एरियाज़ हैं और उसका मैक्सिमम एरिया जो है वो ख़ाली होता है, आहिस्ता आहिस्ता भरता है, बहुत देर तक इसमें अवेलेबिलिटी रहती है। तो बेसिकली पैसा यहाँ पे पार्क हो रहा होता है। जब कंजीनियल इन्वायरमेंट होता है, जिस वक्त पैसा बाहर से आ रहा होता है या और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती बाइंग की, तो या बैंकिंग इंटरेस्ट रेट जो हैं वो नीचे आ जाते हैं, तो लोग अक्सर पैसा इसमें पार्क करते हैं। या कोई ऐसी एमनेस्टी अनाउंस हो जाती है जिसमें जो बाहर से पैसा भी आने लगता है और यहाँ लोकल इन्वेस्टर का पैसा भी जो है उसमें पार्क होता चला जाता है। उस वक्त ये बढ़ती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आर्टिफिशियली बहुत ऊपर चली जाती है। और ये पिछले, अगर आप इसका 20, 22, 25 साल का ग्राफ चेक कर लें तो 2004, 5, 6 में भी यही हुआ। फिर उसके बाद 2010 तक मिड तक खामोशी आ गई। फिर मार्केट चली तो 2-3 साल चलती है। फिर 2016 में टैक्सेस हम देखते हैं, फिर बिल्कुल 3 साल के लिए खामोशी आ गई। फिर अभी ये अप्रैल 2020 में चली, तो उसके बाद अब आपने देखा कि पिछले 4 महीने से ये इसमें स्टेगनेंसी आना शुरू हुई पहले, फिर करेक्शन आई और अब फाइनली एक तेज़ी से करेक्शन जो है इसमें आ रही है। जबकि इसका आप लाहौर के दूसरे एरिया से देखें तो उनकी प्राइसेस ना उतनी ज़्यादा ऊपर गई थी इस टाइम फ्रेम में पिछले 2 साल में, इसीलिए उसमें करेक्शन भी इस तरह से नहीं आई। किसी जगह स्टेगनेंट हो गई, किसी जगह इस वक्त भी बढ़ रही है प्राइस। तो ये तो दैट वाज बाउंड टू कम बैक जब रेट्स इतने कम टाइम में इतना ऊपर जाते हैं। फॉर इंस्टेंस हम ऐसा देखते हैं यहाँ पे, सिर्फ इस तरह नहीं है कि आप एक किसी चीज़ को देखें कि जी ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ रही है तो चीज़ की प्राइस बस ऊपर जाती जाएगी। वो इन्वेस्टर होते हैं जो उस वक्त बाइंग कर रहे होते हैं। जैसे हम डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की बात कर लें, आज से 1.5 साल पहले वो 50-52 पे भी लोगों को समझ नहीं आ रही थी और 6 महीने पहले, 7 महीने तक वो 1.25 करोड़ में भी उनको सस्ती लग रही थी। तो ये फ़र्क वही है कि उस वक्त पैसा पार्क हो रहा था, चीज़ वही है। ना तो डीएचए ने उसकी कोवैलेटिंग अनाउंस की थी, ना डीएचए ने उसकी पूरी तरह जगह का बताया था कि एग्जैक्टली ये जगह और इतना एरिया और उस पर हम इसको कुछ ना कोई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई ना कुछ और। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब असल में हम थोड़ा सा पिछला ग्राफ प्राइस का शायद भूलते जाते हैं साथ साथ कि ये चीज़ चली कहाँ से थी। तो 10 तो 50 से चली थी
उससे पहले और भी कम पे गई हुई थी, लेकिन 1.5 साल के अरसे में इसने इतना ज़्यादा गेन कर लिया कि वो फिर से वापस आनी थी। इसी तरह कोयटा को ले लें, डीएचए कोयटा को, वो 27-28 लाख से उठ के 1 करोड़ 40-45 पे गई थी, इसलिए फिर उसकी वापसी थी। इसी तरह डीएचए मुल्तान, अब जो दूसरे डीएचएज हैं, डीएचए मुल्तान हो गया, डीएचए बहावलपुर हो गया, डीएचए कोयटा हो गया, इनमें भी जब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद मेजर सिटीज़ का जब इन्वेस्टर यहाँ पे गया है, उसी वक्त प्राइसेस में जो है एक मेजर राइज देखने में आया। आज भी देखें, मुल्तान वही प्रोजेक्ट है विद पोजेशन है, 8 सेक्टर में तकरीबन उसका पोजेशन है। पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ओवर देयर, पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग प्लाजाज ओवर देयर। उसके बावजूद भी चूँकि मेन इन्वेस्टर उसमें से निकल गया हुआ है, तो पिछले 1 साल अब तकरीबन होने वाला है कि मुल्तान की प्राइसेस या तो करेक्शन आ रही है या वो अब स्टैग्नेंट हुई हुई हैं और चीज़ बेचनी बड़ी मुश्किल है। यही हाल डीएचए गुजरांवाला का है, यही हाल आपका जो डीएचए बहावलपुर है उसका है। तो इसलिए हमें अब समझना पड़ेगा कि इस मार्केट में कैसे सर्वाइव किया जाए। इस मार्केट में ज़्यादातर लोग तो उनकी अमाउंट जो हैं वो स्टक हो चुकी हुई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बाइंग कर ली हुई है, किसी ने महंगी किसी ने सस्ती, और वो ये देख रहा है कि जो अब हम इस पैसे को लगाएं किधर, दूसरी चीज़ भी तो नीचे ही आ रही है। तो इस वक्त डीएचए का पैसा निकाल के डीएचए में कहीं और शिफ्ट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल डीएचए ही नीचे आ रहा है। यानी इसका वो करेक्शन मोड वाला साइकिल जो है इस वक्त चल रहा है। जब भी 2 साल 3 साल मार्केट चलती है तो उसके बाद इसमें वो करेक्शन आती है, सेटल डाउन हो रही होती हैं प्राइसेस, वो सेटल डाउन हो रही हैं। तो इसका एक तरीक़ाकार तो ये हो सकता है, जो मेरा ओपिनियन है कि उन एरियाज़ में शिफ्ट कर ली जाए अमाउंट्स जो फॉर द टाइम बीइंग, जो एरियाज़ इस वक्त ऐसे हैं जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी बनती है, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स इतनी ज़्यादा मैसिव नहीं है कि पूरा पूरा फेज़ अभी खाली पड़ा हो और इतने ज़्यादा प्लॉट्स हों। तो फिर तो प्राइसेस, वो तो हर एक को पता है कि यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग की हुई है। तो इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टर के होने से ही होती है ना नॉर्मली। जब इन्वेस्टर नहीं होगा तो फिर उसकी प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगी, स्टैग्नेंट हो सकती हैं और नीचे भी आ सकती हैं, और नीचे आ भी रही हैं। तो एक तो इस गिरती हुई मार्केट में तरीक़ाकार होता है कमाने का कि आपने एक दफ़ा बढ़ती हुई मार्केट में कमाया, चीज़ ली, आपने फ़र्ज़ कर लें 1 करोड़ की चीज़ ली, 1.5 करोड़ पे गई, आपने उसको बेच दिया और यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इस सूरत में ये हो सकता है कि एक चीज़ 1 करोड़ की थी, आपने बेच दी और उसके बाद वो 80 पे आ गई या 85 पे आ गई, अगेन यू आर एबल टू बाय दैट। तो वो फिर आपके पास एक आ गई अमाउंट के आपने 15 लाख रुपए कम से कम सेव कर लिया उस वक्त से। उससे भी नीचे जा सकती है, लेकिन फिर भी आपके वो तो सेव हो गए ना उतने अमाउंट, या इस अमाउंट को कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए। अगर डीएचए की अमाउंट डीएचए में ही रखनी है तो इस वक्त नज़र ये आ रहा है बेहतर कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये गलत भी हो सकता है कि उस अमाउंट को फ़िलहाल बेच के और उसको वेट किया जाए उसका नीचे आने का। दोबारा अगर आप डीएचए में ही बाय करना चाहते हैं तो फिर से डीएचए में बाय कर लिया जाए। मतलब इस वक्त लिक्विडेट फॉर्म जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ऑप्शन काफ़ी हैं कि आप उसको अगर बेच भी देते हैं तो चीज़ दोबारा मिल जाएगी। अब वो वाला टाइम नहीं है जैसे पिछले दिनों ये लोगों को मुश्किल थी कि अगर आपने एक दफ़ा बेच दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू बाय दैट अगेन। ये पिछले दिनों सिचुएशन चल रही थी, लेकिन सिचुएशन इसके टोटल रिवर्स चल रही है इस वक्त कि आप जो चीज़ बेच रहे होते हैं जब वो ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो पता चलता है वो 4-5 लाख रुपए और नीचे आई होती है। तो वो फिर आप शुक्र ही करते हैं कि यार अच्छा हुआ बेच दी, दोबारा आप उसमें एंटर हो सकते हैं। तो ये इस वक्त डीएचए की सिचुएशन चल रही है और